बांग्लादेश को अब ज्यादा इग्नोर नहीं किया जा सकता। पिछले 7-8 महीने से लगातार वो भारत को प्रवोक कर रहा है। अब तो वहां के पॉलिटिशियंस ओपन धमकी दे रहे हैं कि भारत के अंदर जो आतंकी हैं वो उनको शरण दे सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं। सेवन सिस्टर्स को थ्रेट कर रहे हैं। जो इंडिया के अंदर टेररिस्ट कह रहे थे चिकन नेक को काट देने की, अब वो बांग्लादेशी कह रहे हैं, सेम बात कह रहे हैं और लगातार अलग अलग स्तर पे कह रहे हैं। ये एक तरफ है। दूसरी तरफ अब इंडियन एम्बेसी को वहां पे थ्रेटन कर रहे हैं। तीसरी तरफ वहां पे हिंदुओं के साथ जिस तरह का जेनोसाइड चल रहा है वो आपको पहले ही पता है। तो भारत कब तक ये सुनता रहेगा? हमारा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? क्या क्या पॉसिबल चीजें हैं जो हम कर सकते हैं? और कर्नल रैना पिछले 2 दिन से ट्विटर पे छाए हुए हैं क्योंकि उन्होंने कुछ सोल्यूशंस दिए, उसके बाद एक पूरा इकोसिस्टम उनके पीछे पड़ गया है। बट एज अ सोल्जर ही नोज हाउ टू हैंडल एनिमी फायर, वेदर इट बी एनिमी फायर विद बुलेट्स या वो एनिमी फायर आजकल जो सोशल मीडिया पे आ रही है। तो थैंक यू कर्नल साहब फॉर टेकिंग आउट टाइम। एंड ये क्या चल रहा है पिछले, आप, मैं करंट आने से पहले आपने जो बोला उस पर रिस्पॉन्स से पहले चाहूंगा कि ये जब से नया आया है वहां पे मोहम्मद यूनुस, क्या एकदम से चेंज आया है जो ये एस्केलेशन करी जा रहे हैं? वो देखिए, यूनुस आया क्यों था पहले हमें समझना पड़ेगा। जब ये आया था ना तो कुछ लोग थे, हम जब ना शुरू पहले दिन कहा था सीएए ने करवा दिया, तो यहाँ बड़े बड़े एक्सपर्ट हम हंसने लगे, नहीं तो चाइना का गेम है, ये वो है। खैर कोई भी गलत नहीं होता, उस टाइम पता नहीं होता, हर बंदा गैस करता है, लेकिन लग रहा था चाइना बहुत फैल चुका था। 4.5 बिलियन उसने इन्वेस्ट कर दिया था इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। 500 कुछ कंपनीज ढाका में चाइनीज थी, इसमें कुछ 750 कंपनीज थी, 5 लाख लोग काम करते थे एंड स्टूडेंट्स था। तो चाइना का यहाँ जो बढ़ता हुआ जो, और उसका अल्टीमेट एम ये था कि नेपाल, भारत और बांग्लादेश के थ्रू एक ट्रीटी साइन करवा के और अपना वो गर्म पानी जो वार्म वाटर एक्सेस है बे ऑफ बंगाल का, वो वाया नेपाल एंड बांग्लादेश, वो वाया सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये उसका एम था। तो यूएसए ने आके उसकी गेम उल्टी कर दी, क्योंकि वहां से म्यांमार से चाइना और क्या कर रहा था कि बे ऑफ बंगाल से गैस की पाइपलाइन बिछा रखी है और वहां से रेयर अर्थ धड़ाधड़ निकाल रहा है, और म्यांमार आपको पता कि वो किसी कंट्रोल में नहीं है। तो इन्होंने पाकिस्तान में सी पैक उसका बंद कराया, फिर वो बंद करवाना था। तो उस गेम के चक्कर में, और जो क्रिश्चियन स्टेट की एक बात जो आई मीन उतनी ही कंफर्म्ड है जितनी अनकंफर्म्ड है, बट हमारा नॉर्थ ईस्ट में वल्नरेबिलिटी एक है, वो कुकीज वहां पे ड्रामा कर रहे हैं, चीन स्टेट वो जो पंगे चल रहे हैं। तो उस संदर्भ में सीएए ने इनका तख्ता पलट किया। अगर हमारे नॉर्थ ईस्ट पे उनका ये गेम चलानी है जो कि लग रहा है, तो नेचुरली उनको हमें तो अनस्टेबल करना पड़ेगा। अभी जो पाकिस्तान को जब मार पड़ी और पाकिस्तान के चीफ ने उठ के बोल दिया कि अगला हमला जो भारत वो पूर्व की दिशा से आएगा, मशरिक उसके कहते हैं ये लोग। तो सिंपल सी गेम थी कि भारत ने बोला कि एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी एक्ट ऑफ वॉर। पहले ही पिटाई हुई और पिटेंगे, तो बेस्ट क्या है कि आप गुर्गे खड़े करो, उनको पिटवाओ। औकात तो उनकी है नहीं, चाहे उनको अब जेट दे दो चाहे जहाज दे दो, 3 फुटे लोग हैं, क्या करेंगे। आर्टिलरी का जो मीडियम आर्टी का शेल होता है ना, उतनी हाइट 4 फुट होती है उसकी उतने दिन के जवान है। तो ये उस गेम का हिस्सा है कि हमें डिस्टेबलाइज करना। फिर हमारे रिलेशन बिगड़ते चले गए, ट्रंप के आने के बाद और खराब हो गए, टैरिफ के बाद रशियन प्रेसिडेंट अभी आया तो उनको आग लग गई। आप ये देखें कि रशियन पुतिन का यहाँ आना पूरी जियो पॉलिटिक्स को सिर के ऊपर उल्टा कर दिया उसने। वो देश जिसको आइसोलेट किया हुआ था उसको सबसे बड़ी मार्केट ने वेलकम किया, और क्या गाजे बाजे के साथ किया, जिसके बारे में हम पिछले बार शो में बात कर चुके हैं। तो बहुत बड़ा सिग्नल गया। तो दिन ब दिन उनको भी बोला जाएगा तुम बोलो, भारत को उकसाओ। अब देखने की बात दो है। आपने जो ओपनिंग स्टेटमेंट दिया कि क्या हम इसको इग्नोर करें, एक तरीका ये होता है कहने का, जी यार हाथी चला अपनी चाल, कुत्ते भौंकते रहते हैं, बट नहीं, आपका जो कंसर्न है बिल्कुल सही है, क्योंकि लिमिट क्रॉस कर रहे हैं ये। जब कोई बिना अपनी औकात, कहते हैं ना फ्लेम बुझने से पहले बड़ा, वो सब कहावते तो ठीक है, इनकी औकात जीरो है, मिलिट्री औकात जीरो है, प्रॉक्सी वॉर और न्यूसेंस क्रिएट करने की औकात है। और क्योंकि अभी तक इनके 5 से 7 करोड़ के लोग बात करते हैं कि यहाँ पे हैं, और एसआईआर में तो हमारे बाबा जी ने कह दिया 4 करोड़ कम हो रहे हैं सीधे सीधे, तो ये वापस दफा हो रहे हैं। गौ तक स्त्री बंद हो रखी है, इनको अभी खाने को कुछ नहीं मिल रहा, बिकॉज उन्हीं को काट के खाते थे। और बांग्लादेश में फ्रेश मिल्क नाम की चीज़ नहीं होती, वहाँ मिल्क पाउडर मिलता है 5 स्टार होटल में, बिकॉज वहाँ गाय पालने का रिवाज ही नहीं है। जो गाय यहाँ से जाती है उसको काट के खा जाते हैं, वो बंद हो गया। ट्रक भर भर के असम के मामा जी ने उठा के उधर डाले हैं। तो कल इन्होंने हमारी बोट को भी हिट किया, क्योंकि अब वो देखिए they have hit a boat also sir. I did not know that. कल हमारे 5 फिशरमैन मिसिंग है। इनफैक्ट शायद पता नहीं, महादेव कृपा करे। तो ये सिर्फ
बयानबाजी से आगे आ गए हैं। हम्म। और उसका एक कारण एक और भी है कि पिछले महीने के अंदर बांग्लादेश में, जैसे आई थिंक लास्ट शो में हमने डिस्कस किया था, इस टाइम हमारी एजेंसी, आईएसआई पाकिस्तान, सीआईए, केजीबी रशिया की, मोसाद, टर्की, सब चाइनीज, छोटी सी ज्योग्राफी में इतनी इंटेलिजेंस एजेंसीज घूम रही हैं। तो पिछले एक महीने में इनका कुछ 60 लोग मारे गए हैं, उसमें काफी सारे फॉरेनर्स हैं, और 4 ड्रोन अटैक हुए हैं उनको पिछले हफ्ते, जो इनके बारे में बांग्लादेश ने कुछ नहीं बोला, और हम लोग भी आराम से बैठे, हमें क्या लेना देना। तो अब आप समझ सकते हैं वो ड्रोन कहाँ से, म्यांमार से आए। म्यांमार से क्यों आएंगे, क्या तो इमेजिनेशन है। तो इन्होंने कल जो हरकत की ना बोट को टक्कर मारने की बे ऑफ बंगाल में, तो अभी एस्केलेट कर रहे हैं। और सरकार जो है हमारी, वो आपको पता है लंबी गेम खेलती है, एसआईआर में जड़ें काट दी लोगों की, जो जितना खड़पंच बड़पंच हम बन रहा था कि हम 30% हो गए, हम 40% होंगे, सडनली आपको 14, 15, 16% पे नजर आएंगे इस एक्सरसाइज के बाद। तो एस्केलेट कर रहा है, आपने बिल्कुल सही असेस किया, किसी दूसरों की शाय पे कर रहा है। मगर देखने वाली बात यह है कि दूसरे कर क्या सकते हैं यहाँ पे। क्या अमेरिका यहाँ उनके लिए हमारी लड़ाई करने आएगा बे ऑफ बंगाल में? सर मैं उनकी एस्केलेशन से पहले आपका एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगा उसमें थोड़ा इमोशन भी था, क्योंकि ये जैसे आपने बोला बोर्ड पे किया है, या जो पिछले 8 महीने से चल रहा है, जिसमें आप कहते हैं पाकिस्तानी सोल्जर्स और रजाकर्स ने किसी को नहीं छोड़ा था ईस्ट पाकिस्तान में, जो अब बांग्लादेश है, कि जो विक्टिम्स थे वो डॉक्यूमेंटेड है सर, किस तरह जेनोसाइड हुआ है, किस तरह मास रेप्स हुए हैं, वो प्रेग्नेंट हुए जब तक बांग्लादेश क्रिएट हुआ। और आप जनरल वीके सिंह का अकाउंट उसके बारे में कर सकते हैं। सैड पार्ट है, वर्स्ट वाज येट टू कम, कि वो जो डीएनए इम्प्लांटेड था वो अब बर्थ ले रहा है और भारत को थ्रेटन कर रहा है। और ये थ्रेटन सर नीचे से नहीं आ रहा। तो आपने ये पूरा जो एक सीक्वेंस था, पर ये भी एक बड़ी अजीब साइकोलॉजी है कि आपने बांग्लादेश से लड़ाई करके, सॉरी पाकिस्तान से लड़ाई करके इंडिपेंडेंस ली, उन्होंने कितना ब्रूटली और डॉक्यूमेंटेड, इंडिया छोड़ो वेस्टर्न मीडिया ने डॉक्यूमेंट किया हुआ है किस तरह उन्होंने ब्रूटैलिटी की थी, आर्मी ने रेप्स, मर्डर, पूरा वो एक ऑर्केस्ट्रेटेड था, वो एथनिक रीजंस पे था, लैंग्वेज रीजन पे था उनकी तरफ से। तब भी ये क्या झुकाव हो रहा है कि जिसने बचाया उसकी जगह आप इस तरह एस्केलेट कर रहे हो, भारत को धमकाने की आप कोशिश कर रहे हो। जी, इसमें 2 इश्यूज आते हैं। एक तो डीएनए का जो आपने अभी दिखाई ट्वीट, ये बिल्कुल सच है इसमें, और मैंने इस ट्वीट में अपना एक दुख भी जाहिर किया है कि कोई अच्छा नहीं लगा ये बोलने में। लेकिन जब आपकी प्रेगनेंसी में जो डीएनए आपको जिसने प्रेग्नेंट किया है वो अगर पाकिस्तानी का है, तो देखो उसका तो कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। और बंगालीज अपने आप में बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज्ड हैं, बहुत ओवर इमोशनल लोग हैं, छोटी सी बातें भड़क जाते हैं, तो उनके अंदर एक गंदा डीएनए एंटर कर गया। दूसरा ये था कि 71 में जो लोग शायद नहीं जानते हैं कि एक रशिया का एंकर है, उसके बारे में आई थिंक हमने डिस्कस बहुत चैनल पे कर चुके हैं, तो उसको छोड़िए। जो गेम सेट हुई थी ना चेस की, वो हमारे RNW ने की थी, और आर्मी ने उस जाको उसके मूव को एग्जीक्यूट किया था। जो वहाँ ग्राउंड तैयार हुआ, मुक्ति बहनी हुई, वहाँ पे विद्रोह हुआ, वो सारे हमारे RNW का काम था। उसके बाद जो शिमला समझौता होता है और उसमें हमारे आर्मी वाला कोई नहीं होता, और मिसेस गांधी भुट्टो को सस्ते में छोड़ देती हैं, वो तो चलो भुट्टो को छोड़ा। इस तरफ जो हमसे 2 बड़ी मेजर गलतियां हुई। पहली गलती ये हुई कि हमने वहां से उसके बाद RNW को हटा लिया, जहां पे बांग्लादेश के अंदर हमारा RNW का नेटवर्क था उसको खाली कर दिया। उस टाइम क्या हो रहा था, पाकिस्तानी आर्मी में जो बंगला ऑफिसर्स जो वेस्ट पाकिस्तान में थे लड़ाई के टाइम पे, उनको वहां पे डिटेन कर लिया गया था, और उनको हमारे साथ लड़ने के लिए नहीं भेजा गया। उनमें से एक तो पैदल भाग के आ भी गया था, उसने बॉर्डर क्रॉस करके पंजाब में सरेंडर किया था, बोला मैं बंगाली हूँ, मैं पाकिस्तानी आर्मी में हूँ, मेरे को बचा लो, अफसर था। बट उनसे 99% उन्होंने पकड़ के ना अपने ओपन डिटेंशन में रखे हुए थे। जब लड़ाई खत्म होगी तो उनको उन्होंने वापस भेज दिया बांग्लादेश में। जब तक वो डिटेंशन में रहे, आपको पता कि हमने भी 93,000 लोग रखे और उनको हमने अच्छा खिलाया पिलाया, क्योंकि लड़ाई का माहौल होता है, वो लड़ाई खत्म हो जाए तो एक मैच्योर कंट्रीज अपने वो उस रेटोरिक में नहीं रहती, तो उनको भी पाकिस्तान में ठीक ठाक ट्रीटमेंट मिला। अब पाकिस्तान आर्मी टोटल फॉरेन आर्मी थी, उनको ब्रिटिश स्टाइल बहुत ज्यादा, हम हमारे से बहुत ज्यादा, उनका बैठना उठना अमेरिका के साथ था, सीटो सेंटो के मेंबर थे। तो वो जो अफसर वापस आए ना बांग्लादेश आर्मी को लीड करने के लिए, अब जो किसी जमाने में पाकिस्तान आर्मी में थे, उनको 2 चीजें नजर आई। पहली नजर ये आई कि उनको जो कहानियां सुनाई ना डिटेंशन के टाइम पे कि देखो भारत ने हमारा ये कर दिया वो कर दिया। दूसरा उनको लगा यार इतनी अच्छी फौज को छोड़ के हमारी तो डिमोशन हो गई, टुच्ची सी फौज बनानी पड़ेगी, बांग्लादेश ना लड़ने के लिए हथियार है ना कुछ है, कहाँ आ गया, हमारा उनका स्टेटस डाउन हो गया। और उनके जो लिंकेजेस थे
जब वो पाकिस्तान आर्मी में थे, जो ISI में भी तो उनके आर्मी अफसर भी होते हैं ज्यादातर, वो लिंकेजेस यूज करके ISI ने आके जो रॉ ने जगह खाली कर रखी थी वहां पे वो बस गए। तो इसलिए बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना का रजीम चेंज हमें नजर आया, लेकिन अगर आप पिछले 30-32 साल में देखेंगे 18 बार विद्रोह हुए हैं, तो वहां इंस्टेबिलिटी रही है। लेकिन रॉ का निकलना और उनका आना, और हमने अपना चिकन नेक जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलना चाहिए एक्चुअली हमें, उसको हमने चौड़ा नहीं किया। चिटागोंग हिल ट्रैक पूरा जीत के वापस दिया, पूरा बांग्लादेश ही लेके वापस कर दिया ना। ये 2 मिस्टेक्स हमने कर दी। हमें अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से अपना कॉरिडोर 20-25-30 किलोमीटर और उसको चौड़ा करना चाहिए था। और ये जो दूसरा, ये पर उस टाइम ये चीज मैं आपको और बताऊं कि भारत सरकार की कोई इरादा ही नहीं था पूरे बांग्लादेश को कैप्चर करने का, ईस्ट पाकिस्तान को कैप्चर करने का इरादा नहीं था। इरादा था सिर्फ मेघना रिवर के पूर्व की तरफ उसको लिबरेट करके बंगालियों के लिए जगह बना दो, और बाकी वाला जो ईस्ट पाकिस्तान का उसको पाकिस्तान के पास छोड़ दो। ये हमारे सो कॉल्ड आयरन लेडी का हुक्म था। और हमारे जनरल सगत सिंह थे वहां पे, उन्होंने उसको डिसोबे किया। उनकी जनरल मानिक शाह से थोड़ी सी बहस भी होगी इस बात पे। उन्होंने कहा भाई मैं फौजी हूँ, मुझे जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं जाऊंगा। और वो थे जिन्होंने टॉप ऑर्डर को, टॉप मोस्ट जो पावर सीट हमारी प्राइम मिनिस्टर से जहाँ पे ऑर्डर था उनको, उसको डिसबे करके वो मेघना क्रॉस करके वेस्ट में आ गए और ढाका में एंटर कर लिया आर्मी ने। तो जब आपकी शुरू में मंशा ये नहीं थी कि आपने पूरा ईस्ट पाकिस्तान खाली कराना, तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद फिर आपने क्यों ना बाउंड्री सीधी की, ना आपने जनरल मानिक शाह से बात की, ना कुछ पूछा कि भाई पीस टॉक पे जा रहे हैं, हम बांग्लादेशियों को वापस कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, कुछ नहीं किया। तो इसका ये मतलब ये है कि एक आपने किसी एक प्रेशर में आकर, उसमें रशिया की गेम भी थी, तो आपने एक अच्छी जीतने के बाद जंग को एक देश आजाद कराया, उनको आपने दोबारा उन लोगों के हवाले कर दिया जो जिनके वो पहले जो उनके मालिक थे, जो कि ISI तो 48 में बन गया था, नया नहीं था। हमारा उल्टा रॉ बाद में बना है, हमारी पहले आई भी होती थी। तो उन लोगों ने फिर वो पूरी गेम खेलनी शुरू करी। फिर आई शेख हसीना ना इसकी फैमिली को मार दिया था 75 में, सबको ये बच गई थी। तो इसने वो सारे पुराने जो जितने लोग इन्वॉल्व थे उस षड्यंत्र में, सबको फांसी पर चढ़ा दिया। तब तक ठीक था। फिर इसने पैसे खाने शुरू किए, करप्शन, उस पे लोग इसके खिलाफ हो गए, शेख हसीना के। जैसे हमारे यहाँ कोई करप्ट PM होगा तो हम भी खिलाफ हैं, लेकिन शेख हसीना को बांग्लादेश में हमेशा भारत का दोस्त देखा जाता है। तो उस साथ उसके प्रति जो घृणा पैदा हुई, वो घृणा उनको हमारे साथ, हमें भी लपेट लगी साथ में बिना मतलब के। जबकि बिजली यहाँ से जाती है, पानी हम उनका नहीं रोकते, तस्करी होती है तो खाना खाते हैं, क्या क्या नहीं किया भारत ने उनके लिए। पैदा तो किया सर, पैदा किया, उसके बाद पाला भी है, पैदा किया, पाला किया, इज्जत बचाई है, जान बचाई है। बिल्कुल। और आपको पता है ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश की बनी, ये हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि टेक्सटाइल टेक्स सेक्टर में हम बांग्लादेश को फ्री रन देंगे ताकि इनकी इकॉनमी अच्छी हो। और हमने अपनी जो हमारे त्रिपुर में है, जहाँ पे साउथ में कोयम्बटूर के पास जो बाकी कॉटन बेल्ट है जहाँ पे बनती है, उसको हमने दबा दिया, वो भी दोबारा जाके जागा है। तो हमने इतने एहसान इनके ऊपर किए। लेकिन वही जब DNA की बात आती है और जो ISI के साइकोलॉजिकल उनकी कंडीशनिंग बाद में हुई, उनकी हिस्ट्री की किताबें बदल दी गई जैसे पाकिस्तान में बदली हैं। नई जनरेशन के बांग्लादेशी बच्चे नहीं जानते कि हमने उनको आज़ाद कराया है। वो कहते हैं कि रेप भी इंडियन आर्मी ने किए, पाकिस्तानियों पे इल्ज़ाम लगाया, और हमने लड़ाई लड़ी, ये हमारी ऐसे मदद करने आए थे, वो भी अपने फायदे के लिए। क्या फायदा लिया हमने उनको आज़ाद करा के? तो ये इंटरेस्टिंग क्या है कमल साहब, क्योंकि ये जो अभी जो करंट थ्रेट से पहले, ये थ्रेट इज कमिंग फ्रॉम द टॉप। तो ऐसा नहीं है कि रैंडम वॉइसेस बोल रही हैं। जिस नेता ने अभी बोला मैं उस पर आऊंगा। फ्रॉम द टॉप क्यों कहता हूं मैं? यूनस जब टर्की जा रहा है तो ग्रेटर बांग्लादेश का आर्ट वर्क देता है उसको, तो आप अपने आप ही ये कर रहे हैं। अच्छा, इस पे इंटरेस्टिंग दिया साहम CM ने बोला है कि बांग्लादेश की 2 चिकन नेक हैं कि जो हम भी एक्शन ले सकते हैं, दक्षिण दिनाजपुर से साउथ वेस्ट गारो हिल्स, और दूसरा वो जो उसकी बात कर रहे हैं, पोर्ट एक्सेस की बात कर रहे हैं। तो ये टॉप डाउन फ्लो कर रहा है, हमने इसको इग्नोर किया। ये मुझे नहीं लगा कोई MEA का कोई बड़ा रिएक्शन था कि आप ग्रेटर बांग्लादेश का मैप दे रहे हो जबकि आपके पास पुलिसिंग की पावर भी नहीं है, आर्मी पावर की तो बात छोड़िए। तो वाज दैट नॉट अ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक नॉट टू आंसर दैट? नहीं, हमने प्रोटेस्ट किया था, हमने उनके इनफैक्ट उसके बाद हमारे यहाँ से फॉरेन सेक्रेटरी बांग्लादेश भी गए थे और बात भी उनको समझा के, अभी रिसेंटली हमारे इंटेलिजेंस के टॉप ब्रास आर्मी का वहाँ गया, उनको फिर समझाया कि तुम ये ISI वालों को लेके यहाँ घुमा रहे हो जो चिकन नेक के आसपास, अच्छा नहीं कर रहे, तुम आगे ले रहे हो। तो भारत एक रिस्पॉन्सिबल देश की तरह हर चीज वो कर रहा है जो कि एक रिस्पॉन्सिबल देश को करना चाहिए। बट मेरा ये कहना कि वो टाइम अभी गुजर गया। हम किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दिखाओ ना, इसको समझ आए
अगर उनको आप सड़क बना के दिखाएं दें गांव में, तो ये कहते हैं ये तो अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह की मर्जी के बिना ये सड़क नहीं बननी थी, नरेंद्र मोदी तो एक माध्यम बन गया। तो मैं फिर उल्टा पूछता हूँ कि भैया अल्लाह जी की मर्जी थी, काफिर नहीं होने चाहिए, तो हमें क्यों रखा? फिर हम सब ही मुस्लिम होते, तो उस उधर हम ना ही जाएं तो अच्छा है उस डिस्कशन में। तो ये जब आपकी सोच ये है कि आपको जो भी फेवर कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि डिवाइन इंटरवेंशन हो रही है, जो बंदा फेवर कर रहा है, जो अपना पेट काट के आपको खाना खिला रहा है, वो उसका कोई मतलब नहीं है। तो फिर क्या है कि आप अलग ही ग्रिड में चले जाते हो, जिसमें आप और हम नहीं सोच सकते, हम नहीं सोच सकते ऐसी बातें। हमें कोई प्यार से थैंक यू भी बोलते तो हम 4 दिन याद रखते हैं कि उसने अच्छा किया था। तो ये थोड़े से वो है। और यूनुस को जब प्लांट यहाँ किया गया था कि उसने चाइना को तंग करना था और हमें तंग करना था, तब हमें किससे तंग करे बताइए ना? मिलिट्री पावर आपके पास है नहीं, थोड़ी सी आपकी चल रहा था, जो बांग्लादेशी यहाँ घुसे हुए तो उठा उठा के बाहर फेंक रहे हैं, तो आपके पास बचा क्या? आपके पास बचा बयानबाजी। आप बयानबाजी करोगे, एक नैरेटिव तैयार करोगे, ये ट्रस्ट करके कि जो हमारे अंदर के पाकिस्तान है, जैसे देखिए ना कल एक्स सीएम ने क्या बोला, तो ये पूरी आप ये गेम है, ये सिर्फ बांग्लादेश में देखिए ना आप, इसमें हर कोई इन्वॉल्व है। ये इस सिंदूर के टाइम पे कांग्रेसी वही ट्वीट कर रहे थे जो आईएसआई ट्वीट कर रही थी रावलपिंडी से। तो जिसको नहीं, हमें तो पता नहीं इन गेम्स का, हम भी प्रोपेगेंडा खेलते हैं, हमें भी पता क्या कैसे किया जाता है। तो ये पूरी एक, आप इसको पूरे थिएटर को देखिए, ईस्ट और वेस्ट को मिला के देखिए। एक तरफ वेस्ट की पिटाई हो रही है, जो मुझे इसमें कोई कहने में हर्ज नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है डिफरेंट फॉर्म में। आई थिंक आपके शो पे भी कहा था कि ये बड़ा कोविड होगा इस बार, और एंड में काइनेटिक फेज आएगी, वही हो रहा है। और ईस्ट में ये उकसा रहे हैं हमें कुछ करने के लिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम कुछ नहीं करेंगे। मेरे को सिर्फ ये लगता है कि अभी भारत ये सोच रहा है कि इन दोनों की इकट्ठी पिटाई करें, या पहले छोटे वाले को निपट लें मतलब हमने अब ढाका तो जाना नहीं, हमें क्या इंटरेस्ट है। पर जैसे आपने 2 मेंशन किया, जहां हमें पोर्ट की एक्सेस चाहिए, जहां हमें जो धमकाते रहते हैं इनको सीधा करना है, और जो इनके जो बिगड़े हुए दिमाग हैं उनको प्लग करना है, सीधी सी बात है। तो अब ब्रह्मोस से हो कि पिस्टल से हो, वो बात है, ये सब करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो हम कहते हैं बुद्ध का देश, तो बर्मा भी बुद्ध का देश था, वहां से उठा के रोंगिया उन्होंने पूरी दुनिया में बाहर फेंके। तो बुद्ध जी को भी तभी तक टॉलरेंस की एक लिमिट होती है। तो मुझे लगता है कि जो आपने जो पिछली बार बताया था कि जैसे 3 गैरिसन बने, ये जो भी है वहाँ एक्टिविटी है इस टाइम। और त्रिपुरा में तो लोग अपने एरो से इनको मारते हैं जब ये अंदर आते हैं, 20-22 बंगाली मारे थे इन्होंने, बांग्लादेशी। तो एक्शन तो होगा, कब होगा, किस रूप में होगा, आई डोंट नो। इसमें 2 फैक्टर्स हैं। अगर आप एक कॉन्टिन्यूस थ्रेडर की तरह देखते हैं फ्रॉम पाकिस्तान टू बांग्लादेश, तो एक के सडनली इस टाइम पे जब बांग्लादेश धमका रहा, मैं धमकाने वाली स्टेटमेंट बताता हूँ, इसने नहीं सुनी तो, हसनत अब्दुल्ला जो कहता है कि हम एंटी इंडिया फोर्सेस को शेल्टर कर सकते हैं, सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को कर सकते हैं, दिस कुड लीड टू सेवरिंग इंडियाज नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो क्लियर डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है अगर आप स्पीच की बात करें। और सेवरिंग करने के लिए कितने इंडियंस की भी जान जाएगी अगर आप ऐसा कुछ करने की कोशिश करें। सक्सेसफुल तो होंगे नहीं, पर कोशिश में भी होगा। तो इट्स अ कंप्लीट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ऑन अ नेशन विच इज योर नेबर, जिससे आपका टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसलिए मुझे बिल्कुल अच्छा लगा जो आपने सर रिएक्ट किया सोशल मीडिया पे, जिसकी वजह से बहुत लोग पीछे पड़ गए आपके। बट इट इज नेसेसरी, इट वाज इंपॉर्टेंट कि औकात दिखानी पड़ती है। तो रिस्पॉन्सिबल देश अगर रिस्पॉन्सिबली औकात ना दिखाए तो फिर जिस सांप में विष नहीं उससे सब खेलते हैं, एक सीधी सी बात है सर। तो सर ये इसी टाइम पे एक एक्स सीएम की स्टेटमेंट आती है, और आज भी आई है। जब एक पत्रकार ने पूछा, ही डबल्स डाउन, सर मैं आराम से बात करूंगा, जो मैंने डैमेज करना था वो तो कर दिया, क्योंकि अब तो वो हर जो पूरे वर्ल्ड में चलेगी। और वो चलेगी किससे? एक एक्स सीएम कह रहा है, चीफ मिनिस्टर कह रहा है। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई आपका लोकल सड़क पे किसी यूट्यूबर ने कह दिया है, या किसी जो व्यक्ति पॉलिटिकल एस्पिरेंट है उसने कह दिया, एक सीएम कह रहा है। कैबिनेट मिनिस्टर भी रहा हुआ है वो शायद सीएम, पीएमओ में था, पीएमओ में, एग्जैक्टली पीएमओ में है, सीएम है, उसके बाद सारी इनसाइड जानकारी है। तो बेसिकली आपने प्रोपेगेंडा लेवल पे ऐसा डैमेज किया जिसका रिप्लेसमेंट के लिए भारत को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब बांग्लादेश अटेंड कर रहा है उसी समय ऐसी स्टेटमेंट आना, आप इसको जॉइंट देखते हैं, एक्सीडेंट देखते हैं, डिजाइन देखते हैं? नो, डिजाइन है, ये डिजाइन है। और आप 5 साल पीछे जाइए, शर्मील इमाम ने क्या किया था, यही से शुरुआत हुई थी ना। ये इनका लॉन्ग टर्म प्लान है। ये अभी ये दिखाना चाहते हैं, देखिए ये फूट डालना चाहते हैं, क्योंकि हम एज ए कंट्री पहली बार 71 में कुछ था, 99 में ज्यादा हो नहीं पाया, पहली बार हमारी तीनों सर्विसेज इकट्ठी एक सीडीएस के अंडर, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एक ही पेज पे खड़ी हैं। उससे पहले आप देखिए 99 हुआ तो नेवी का ब्लॉकेट लगा था, लेकिन कोई रोल ज्यादा था नहीं।
इस बार नेवी मूव की। इनफैक्ट जो काफी सारी इंटेलिजेंस कौन सा टारगेट कहाँ है वो हमें नेवल सोर्सेज से भी मिली। तो आप उस जिसको कहते हैं ना कि आप जो तीनों फोर्सेस का जो कोहेसिवनेस है उसको आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। आप ये बताना चाहते हो कि फौज ने कुछ नहीं किया, सिर्फ एयरफोर्स। एक स्टूपिड स्टेटमेंट है। आपने बड़ा सही कहा, जब पिछली बार राहुल गांधी ने बालाकोट स्ट्राइक पे बातें की, ऑपरेशन संदूर पे बातें की, तो पाकिस्तान मीडिया में उनके पार्लियामेंट में मेंशन हुआ। वो जो एक नेहा राठौर करके नमूनी है जो गायब हो रखी पुलिस पीछे घूम रही है, उसकी वीडियो दिखाई गई पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। तो ये होता है देशद्रोह। और मैं एडीजीपीआई को कितनी बार टैग करता हूँ कि देखिए आप, हमें पता है हमारा फोकस दुश्मन के ऊपर है, बॉर्डर पे लड़ना ये है वो है, लेकिन अंदर के दुश्मन को आप मारना नहीं चाहते तो चुप तो कराएं, इनके ऊपर थोड़ी एफआईआर तो कटे। अब देखिए उसने जयपुर वाली ने बोला मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तो अभी लग गया केस उसको, अभी भाग रही है लेफ्ट राइट। तो जब तक इनको ये, अभी एडीजीपीआई एक बड़ी ऑनरेबल, मतलब एडीजीपीआई मतलब आर्मी का रिस्पॉन्स है कि हम क्या इनको मुंह लगों से क्या मुंह लगाएं, लेकिन आई थिंक मुंह लगाना पड़ेगा। पर एक बात मैं उनसे सहमत हूँ, शायद उनको पता है, वो ये है कि जैसे SIR हो रहा है और इसके बाद जो SIR फेज 2 होगी, फिर उसके बाद सेंसस होगा, और जिसको SIR तो NRC से भी ज़्यादा खतरनाक हो रही है एक्चुअली, उसमें जियो टैगिंग हो रही है जो NRC में नहीं होनी थी। तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन सकती है और हमारी जो सेंट्रल फोर्सेज आपने देखा बंगाल जैसी जगह में, वो अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो वहाँ पे काम कर रही हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसी सिचुएशन आए कि हमारे देश में फौज को अंदर का सिक्योरिटी को देखना पड़े, जो कि हमारा रोल नहीं है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ अंदर को साफ करना जरूरी है, बाहर वालों को निपट लेंगे। अब बॉर्डर पे लड़ाई लड़ने का फायदा नहीं है पीछे बम फट रहे हो। तो अगर ऐसा जरूरत पड़ता है, वो फौज के लिए ओवरऑल तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि फौज को ना आप सिविल से दूर ही रखें ना जब तक, तो ठीक रहता है। हम भी करप्ट नहीं होते और वो भी अपना एक डिस्टेंस रहता है। जैसे आप सिविल वाले काम में घुस जाते हो ना कि, तो उसमें थोड़ा सा एक वल्नरेबिलिटी क्रिएट होती है। बट अगर देश की जरूरत पड़ेगी, अगर आपको लगता है कि CRPF पूरी डिप्लॉय होगी, आपने जितनी CAPF हर जगह, बॉर्डर BSF को डिप्लॉय कर लिया, BSF ने बॉर्डर संभाला हुआ है, थोड़ी पीछे है, ITBP को भी डिप्लॉय कर दिया, और अगर शॉर्टफॉल हुआ तो फौज भी आएगी। तो वो जो इसने कहा कि इनका कुछ और काम करवाइए, तो मैं कहता हूँ कि मुंह में घी शक्कर। अगर भारत को सीधा करने के लिए फौज को अंदर आके कुछ और काम करना पड़े, और ऐसे ऐसे बेगैरतों को पकड़ के डंडे लगा के, बिकॉज फौज तो डंडा लगाती नहीं, वो तो गोली चलाती है, मैं तो डंडा चलाना सिखाते नहीं। तो ठीक है, उसमें सहमत हूँ, कई बार मुंह से निकली हुई बातें सच होती हैं। देश के, देखिए आप और हमने क्या कॉमन है, हम देश के बारे में सोचते हैं, बाकी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर इसी तरीके से अगर हम कहें कि 6 करोड़ 7 करोड़ बंगाली यहाँ घुसे हुए हैं, रोहिंग्या यहाँ घुसे हुए हैं, मिनी पाकिस्तान बने हुए हैं, तो सब कुछ SIR वगैरह बिल्कुल पीसफुली चलता रहेगा, ऐसा होगा नहीं। दंगे भी होंगे, अपोजिशन भी होगी, अंदर गदर मचेगा। नहीं, ये कोई इतनी जो लोग बोलेंगे कि ये आप बहुत ब्लीक सिचुएशन देख रहे हैं, मैं इसको रियलिस्टिक देता हूँ, क्योंकि जब CA जो किसी इंडियन को अफेक्ट नहीं करता, मैं लीगल बात बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज भी वही बहस कर रहे हैं, पर लीगल बात है भैया, उसको बेयर एक्ट को ही पढ़ लो, उसकी जो नोटिफिकेशन कुछ भी पढ़ लो, एक बड़े, वो किसी इंडियन को ही नहीं अफेक्ट करता, धर्म की बात छोड़ो, जाति की तो बात है ही नहीं है। तब भी दिल्ली राइट्स हो गए, तो इट इज यूजेज। दूसरा सर, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फ्री स्पीच में विश्वास रखता हूँ, पर मैंने कहा था शर्जील इमाम में एक डिफरेंस है, जो लोग फ्री स्पीच समझते हैं कि क्या डिफरेंस है जो शर्जील इमाम ने किया वर्सेस एक अबनॉक्शियस स्पीच या घटिया स्पीच, या जिसको आप देश के खिलाफ स्पीच ही बोल सकते हैं। कि शर्जील इमाम जो कह रहा था 5 लाख लोग इकट्ठा हों और वो इकट्ठा होके वहां पे जाम कर दें और कुछ दिनों घंटों के लिए सेपरेट कर दें, ये एक रोड मैप है, ये एक एक्शनेबल प्लान है, जो अगर एक्ट हो जाए तो वो ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। आपने, मैं अगर आपने गाली निकाल दी प्रधानमंत्री को, नहीं निकालनी चाहिए, पर उसमें कोई एक्शनेबल प्लान नहीं है जो देश को कुछ कर सकता है ऐसा, वो जो भी देश का है आप देखेंगे उससे, बट ये एक एक्शनेबल प्लान है, तभी वो जेल में है टेरर में, और बोलते हैं भाषण ही तो दिया, उसने किया क्या? तो ये एक डिस्टिंक्शन, और वही जो भाषण उसने 5 साल पहले दिया, आज वही भाषण बांग्लादेश में बैठा एक नेता देता है सर। एक ठुक गया, अभी दूसरे का नंबर है, एक ने पहले दिया था ना, अभी कॉमा में है, हार्डी, उससे पहले उसने शुरुआत की थी, तो हार्डी की हड्डी टूट गई। हाँ हाँ, वो कॉमा में, उसे यहाँ पे गोली लगी। तभी तो मैंने इस पे किया था कि तेरा नंबर अगला है, और फिर मैंने कुछ 2-3 चीजें और लिख दी, तो उस पर भड़क गया। फिर एक फॉरनर बीच में घुसाया, पोलैंड वाला जो CIA का एजेंट है, और उसने फिर रिपोर्ट कर दिया मेरा, तो उसके बाद सारे पीछे पड़ गए।
हाँ, तो सर यही तो एक जो उसके अंदर कट है। बट मैं इसमें भी एक आना चाहता हूँ, क्योंकि ये बड़ी जरूरी बात है कि अब बोल रहे हैं इंडियन एम्बेसी को भी थ्रेट किया जा रहा है वहां पे। एमईए ने समन किया है वहां के एम्बेसडर को भारत के अंदर। तो ये अब क्या एस्केलेशन टू फिजिकल एसेट्स और इंडियंस देयर पे जाने की तरफ जा रहा है बांग्लादेश के, जिसके बाद रिएक्शन कंपलसरी हो जाता है एक तरह से भारत का। बिल्कुल डिप्लोमेटिक रिलेशन, देखिए कहा जाता है कि अब लड़ाई कर लो, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशन चैनल 2 चैनल 3 9 चैनल होती हैं, कोई ना कोई चैनल में चलना चाहिए। लेकिन देखिए एक तो आपकी औकात नहीं है, अब भारत की आंखों में आंखें डाल के बात कर सको, किसी भी तरीके से आप मैच नहीं कर पाते। अब हमारी एक स्टेट को मैच नहीं, उड़ीसा जितने तो टोटल हो, तो आपने इतनी गुस्ताखियां कर दी, हमारे वहाँ पुतले जलाए प्रधानमंत्री जी के, कल 16 दिसंबर को उन्होंने बड़ा ब्लैक डेट टाइप बना दिया और हमारी एम्बेसी को धमकी दी। तो हम अपने लोगों को वहाँ पे मरने के लिए क्यों छोड़ें? सीधी सी बात है, हम उस सिचुएशन की क्यों क्रिएट करें कि हमारी एम्बेसी को घेर लिया जाए और फिर यहाँ से हमारे अटैक हेक्टर जाए और 2-3 हज़ार बांग्लादेशियों को ठोक के अपनी एम्बेसी स्टाफ को ले आए। तो अच्छी जो ईरान ने किया, ईरान में अमेरिका ने किया था, करने की कोशिश की थी, फेल हो गया था। और उसके अंदर टाइमिंग उनके हाथ में होगी। अगर हमें जाना बिल्कुल, भी है तो हमें अपनी टाइमिंग पे जाना है, नॉट हाँ, जब हमारे या होते जाए। बिल्कुल, वो उसमें तो उनके ट्रैप टाइमिंग। में चले गए ना, फिर हम ट्रैप में फंस गए। तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, इवेड कर रहे हैं। अगर हमें अपनी एम्बेसी वहां से खाली करनी पड़े और उस खाली एम्बेसी की प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी बांग्लादेश गवर्नमेंट की है, बिकॉज एम्बेसीज जो होती हैं इंटरनेशनल लैंड उस पर वो ओनरशिप उस देश की होती है जिसकी एम्बेसी होती है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होस्ट कंट्री की होती है। तो उनकी एम्बेसी भी तो यहाँ पे है, तो अगर उस बात पे आएंगे तो फिर ठीक है। और 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 लीगली वैसे भी वो एक तरह से फॉरेन टेरिटरी मानी जाती है, अगर आपकी एम्बेसी जहाँ पे भी है तो वो उसके नहीं, फॉरेन लीगल। टेरिटरी होती है, लेकिन उस पीस ऑफ लैंड को वो खरीदी होती है ना देश ने। हाँ। वो उसको हम जैसे उसमें रिपेयर काम, कंस्ट्रक्शन, सारा हमारा पैसा लगा होता है, और जमीन भी जनरली हम सब्सिडी पे सरकारें देती हैं। लेकिन एक बार बन जाती है तो ओनर तो हम हैं। लेकिन जैसे आपने एक फ्लैट लिया, आप फ्लैट के मालिक हैं, लेकिन वहाँ एक RW है, एक सिक्योरिटी सिस्टम लगाया हुआ है, तो वो सरकार, लोकल सरकार ने देना होता है। अगर उस बात पे आप आओगे तो आपका डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म होते ही तो आप क्या समझते हैं कि बाकी जो छोटा मोटा इनको हम थोड़ा नेपाल में सामान कभी भेजने देते हैं अपने थ्रू कि चलो ठीक है बिजनेस चलता रहे, बे बंगाल से इनका सामान ऊपर नीचे जाता रहता है, बेचते तो क्या मच्छी और वो जो भी। तो आपको लगता है वो हो पाएगा? क्या पता इनको मारने के तो हम ब्लॉकेट लगा देना ईश्वरन जी, 2 हफ्ते का ब्लॉकेट इनके पोर्ट पे, तो इनकी कहानी खत्म है। 3 तरफ हमने घेर के रखा हुआ है, छोटा सा स्ट्रेच है जो बर्मा के साथ है, म्यांमार के साथ, जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं है, और वो भी इनको आके पीटते हैं, और नीचे समुद्र हमारे पास है। तो वही है ना कि जब हमारा एम है ही नहीं ढाका जाने का, हमारा एम ये है कि इनको डंडा देके सीधा करना और अपना जो कॉरिडोर से ठीक करने हैं, जिसके करने के लिए हमें आर्मी को भी मूव करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज जब आप डीप नहीं जाना चाहते तो मैं मजाक में कहता हूँ पुलिस सेक्शन, जैसे हैदराबाद में पुलिस सेक्शन हुआ था, पुलिस सेक्शन से काम चल जाएगा। लेकिन इनको इनकी औकात दिखाना जरूरी है, तो भारत सही कर रहा है। अभी उनको अगर डिप्लोमेटिक रिलेशन टूटता है तो वो फिर क्लियर एक एस्केलेशन है कि उसके बाद फिर क्या बचता है, उसके बाद लड़ाई बचती है। जब आप डिप्लोमेसी खत्म कर दें तो उसके बाद वॉर है या एक्शन है, उसके बाद फिर जगह नहीं बचती ना। देखिए, और मैं और आप बात ही ना करें, पड़ोसी हूँ, जब तक बात हो रही है आप मेरे को गले निकाल रहे हो, मैं आपसे गले निकाल रही बात कर रहे हैं, तो बात जिस दिन उन्होंने बात ही बंद कर दी और फैसला तो करना है, आप सो नहीं सकते, दीवार तोड़नी है तो फिर दीवार टूटेगी, या आप तोड़ लो या मैं तोड़ूंगा। और उसमें घर में रिश्तेदार होते हैं, कोई वाइफ से बात हो जाती है, बच्चों को जाती है, तो एक हाँ, रहता है कि चीजें चैनल खुला रहता है। ऑन डाउन हो सकती हैं। जी जी। पर मैं इसमें एक आपकी बात से मेरे दिमाग में ना एक बैक ऑफ द माइंड चल रहा था, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। आपने कहा कि जानबूझ के प्रवोक हो रहा है, दिख भी रहा है इतने सारे अटेम्प्ट्स हैं, तो वो जानबूझ के हो रहा है। तो क्या एक तरह से जो फोर्सेस गाइड कर रही है बांग्लादेश को, वो चाहती हैं कि भारत रिएक्ट करे, और उस रिएक्शन के लिए भारत क्या एक तरह से दुश्मन के ट्रैप में घुस सकता है? क्योंकि वो इतना डेलिब्रेट जो प्रोवोक कर रहे हैं, उनको पता है एक पॉइंट पे तो रिएक्शन आएगा ही आएगा, और वो एस्केलेट करी जा रहे हैं। सो दैट मीन उनके दिमाग में है रिएक्शन आने दो। तो वो ऐसा क्यों प्रोवोक कर रहे हैं? और हमें इस बात पे, क्योंकि आपने ही वर्ड यूज किया प्रोवोक कर रहे हैं, तो क्या हमें इस बात पे चौकन्ना रहना चाहिए कि नहीं करें तो प्रॉब्लम है, करें तो क्या कोई और प्रॉब्लम किसी और जगह क्रिएट करने की कोशिश है? एक्चुअली हुआ क्या है कि जब ये रजीम चेंज हुआ ना, जैसे मैंने कहा, वो बेसिकली एंटी चाइना एक्शन था, और वो बाइडेन के टाइम पे हुआ। ट्रम्प आया तो हमने ये मान लिया कि हमारे रिलेशन अच्छे हैं, इन्होंने जो करना था चाइना के लिए जो भी, उसके बाद क्योंकि बांग्लादेश में बैठे नहीं रहे ना, उन्होंने बांग्लादेश में म्यांमार के अंदर गदर किया, चाइना की पाइपलाइन वगैरह वो खराब कर दी और रेयर अर्थ पे पंगा डाल रहे हैं, वो सब चलता रहा, तब तक ओके था।
तब तक हमने भी सोचा ठीक है यार, आना तो नहीं चाहिए था, बट आ ही गए, चलो इस ओके, देख लेंगे, हम ट्रंप से बात कर लेंगे। जब ट्रंप ने अपने रंग दिखाने शुरू किए, तो ट्रंप ने सिर्फ हमें रंग नहीं दिखाए ना, ट्रंप ने रंग दिखाए रशिया को, चाइना को और हमें। चाइना ने 2 उंगली दिखा दी आगे से, उन्होंने बोला गो टू हेल। हमने कहा तू जो करना कर ले, हम तो बड़े इज्जत से बात करते हैं। और रशिया ने कहा भाई तुम भारत और चाइना जैसे बड़े देशों के साथ बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। रशियन प्रेसिडेंट ने ट्रंप को बोला ट्वीट करके। तो इसका मतलब ये है कि वो बौखला गया है। औकात इतनी नहीं है उनके पास कि अमेरिकन आर्मी हमारे यहाँ पैर रखे, यहाँ पैर छोड़ो हमारे वाटर्स में आ जाए, इतनी औकात नहीं है। क्योंकि अपनी गली में कुत्ता शेर होता है, इस इलाके के गुंडे हैं हम लोग, सबको पता है। पाकिस्तान जियोग्राफिकल ऐसे बना रखा है, इतनी अच्छी जियोग्राफी हमारी है, एक तरफ अरब सी, एक तरफ बे ऑफ बंगाल, पूरे इंडिया ओशन के बीच में बैठे हैं, हमसे अच्छी जियोग्राफी किसकी है। तो अब वो बुखराहट में हम सब तीनों को पीस मिल टैकल करने के चक्कर में है। रशिया के साथ तो उसने कंप्रोमाइज कर लिया, उसकी तो उसी टाइम बात हो गई थी अलास्का वाले दिन। नेक्स्ट डे मैंने कहा था कि इनके आपस में हाथ मिल गया, अभी जेलेंस्की का खैर नहीं, तो अभी यूके जाने, ईयू जाने और जेलेंस्की जाने। और चाइना ने वो बेट लेने से मना कर दिया। वेनेजुएला में जो पंगा कर रहा है उसमें चाइना और रशिया दोनों हर्ट हो रहे हैं, तो वहां अलग लफड़ा शुरू हो गया। तो हमें जो तंग करने के लिए इसके पास 2 सोर्स बचे, एक था पाकिस्तान, एक था बांग्लादेश। पाकिस्तान के बारे में हमने तो सीधी डिक्लेयर कर दी नॉट पाकिस्तान। हमने कहा हमारे देश के अंदर टेरर अटैक होगा तो एक्ट ऑफ वॉर होगा। तो उनको भी मार पड़ी थी, करेना हिल में इनकी भी टूटी, तो इनको लगा फिर पिटेंगे। तो इनके पास एक आ जाकर अस्त्र बचा, एक, उसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश के पास जहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए पानी भी, अभी मानसून आएगी तो इतना फ्लड आएगी, पीने वाला पानी भी हम यहाँ से भेजते रहे हैं इनको, बिजली यहाँ से जाती है। तो उन्होंने, और हमारा एक वल्नरेबिलिटी थी कि हमारी नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में जो हमारी इंटरनेट था वो बांग्लादेश के थ्रू जाता था लाइन, वो हमने खत्म करके काट दिया। अभी हम अपना अलग से रूट कर दिया, वो भी खत्म हो गया वल्नरेबिलिटी। तो अभी आप बताइए, आपके हाथ, आप एक बंदर हो जिसको रोटी तब मिलेगी जब आप नाचोगे, तो आप क्या करोगे? नाचोगे। ये नाच रहे हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि अरे नाच रहे हैं, को समझ नहीं आती है, बर्बाद हो जाएंगे। तो आप अमेरिका का रिजल्ट रिकॉर्ड देखिए ना, जिस बंदे से अमेरिका ने हाथ मिलाया और जहाँ पे अमेरिकन वो डूब गया, और इनके मेरीन्स यहाँ आए थे तो यहाँ टच डाउन हो रखा है, तो इनकी डेस्टिनी भी डूबने वाली है। हमारे अंदर कोई करेगा की बात है कि अमेरिका की दुश्मनी झेल सकते हो, दोस्ती नहीं झेली जाती है। नहीं झेल सकते आप किसी देश का नाम देख, जहां पे गए हैं उस देश को बर्बाद करके निकले हैं। तो अभी बांग्लादेश को पता है, लेकिन यूनुस को क्या लेना देना है? वो कह रहा है मुझे यूएन का वो बना दो चेयरमैन, सेक्रेटरी, उसका सपना वहां पे है। उसकी तरफ से वो पहले ही बाहर रहता था, उसने जितना पैसा लूटना था लूट लिया, उनके बाढ़ में जाए बांग्लादेश। इसलिए आपने देखा वहां अवामी लीग रोड पे आ गई, बिकॉज उनको लग रहा है कि भारत के साथ जो दुश्मनी हम कर रहे हैं उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। अगर 2026 के जो इलेक्शन है फरवरी के, अगर वो फेयर इलेक्शन होते हैं तो यूनुस की पार्टी का तो 0 चांस है, वहां अवामी लीग शेख हसीना की वापस आएगी। बीएनपी जो बड़ी दूसरी पार्टी है, एंटी इंडिया थी, वो सडनली इंडिया के गुण गाने लगी। तो अगर ये वहां पे पीटीआई की तरह अवामी लीग को बैन करते हैं और बीएनपी को पीटीआई की तरह इलेक्शन से रगड़ते हैं, तो वहां खून खराबा हो जाएगा। बंगाली जो इमोशनल लोग हैं वो नहीं पाकिस्तानियों की तरह देख लेते हैं, देख वहां कोई प्रॉविंस थोड़ी है कि बलोच अलग है, पठान अलग है, ये एक ही है। तो बड़े इमोशनल लोग हैं, आपने मैच में नहीं देखा कैसे कैसे मुंह बना रहे होते हैं। तो अगर इसने अनफेयर इलेक्शन कराए तो सिविल वॉर है, अगर फेयर इलेक्शन कराए तो आने वाली सरकार को पता है कि उसको भारत के साथ रिपेयर करने के लिए रिलेशन बड़े बड़े साल लग जाएंगे। और उनकी ये उम्मीद है कि ये अभी इलेक्शन से पहले हम कुछ ना करें। शायद भारत भी शायद टाइम दे रहा है कि ठीक है, अगर इलेक्शन फेयर होते हैं, एक नई पार्टी, हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी है, हम इनको बर्दाश्त कर रहे हैं। बाकी अगर जिस दिन एक्शन होगा तो कोई इसका फायदा उठा के हमारे अंदर घुसने की कोशिश करेगा, ऐसा खतरा मुझे ऐसा नहीं देख रहे। पर क्या ये जो प्रोवोकेशन एक अपॉर्चुनिटी है कि भारत कम से कम चिकन नेक तो अपनी ब्रॉड कर ले, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी के लिए जो एक रीजन चाहिए होता है वो बांग्लादेश खुद ही दे रहा है। वो थ्रेटन कर रहा है कि मैं टेररिस्ट को यहाँ पे, सेपरेटिस्ट को यहाँ पे जगह दूंगा, और ग्रेटर बांग्लादेश के नक्शे छाप रहा है। तो वो तो इन एनी इंटरनेशनल फोरम लेजिटिमेट थ्रेट है जो आपको डील करनी चाहिए। इनफैक्ट ना डील करना कुड बी अ consequences 5-10 years down the line, जब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी शायद कम हो, कौन सी सरकार हो, क्या अपॉर्चुनिटी हो, जो कर गए एक बारी वो कर गए। बिल्कुल, मेरी को पूछे तो मैं तो यही कहूंगा, पर मेरी सुनता कोई नहीं ना।
और पर लॉजिक तो जनता यही सुनती है, जनता की अवेयरनेस आती है, जनता सारी सुनती है, तभी तो जी, वो जी, जरूरी है। बिकॉज दी थिंग्स चेंज वेरी सडनली। किसने सोचा था एक धुरंधर जैसी मूवी बन जाएगी, पूरे बॉलीवुड का, पूरा लोगों का माइंड सेट ही चेंज कर देगी। जी, मतलब यू नेवर नो कि सर व्हेन चेंज कम्स। सर मेरा लास्ट में जाना चाहता हूँ थोड़ा ऑस्ट्रेलिया पे, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ, शुरू में लगा पाकिस्तान से है, फिर कुछ लोगों ने बोला इंडियन ओरिजिन है, फिर वो कहा कि 28 साल से इंडिया नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। बट दिस लेवल ऑफ थ्रेट कि आप अच्छी लाइफ जी रहे हो ऑस्ट्रेलिया में, पढ़े लिखे हो, या जो रेड फोर्ट पे डॉक्टर्स का हुआ था, तो ये आपने एक जो खतरा बढ़ता जा रहा है, इससे भी प्रैग्मेटिकली डील करना मुझे लगता है इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट हो रहा है। बिकॉज इजी सॉल्यूशंस नहीं है, मतलब बोलना आसान है, इसमें अब कोई इजी सॉल्यूशंस नहीं दिख रहे मुझे। मैंने क्यों कहा था कि आर्मी को अंदर आना पड़ेगा, ये दिख रहा है क्लियरली। और ये अच्छा हुआ कि वो इंडियन निकला, हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि हमने ISIS में केरला के लड़के काम करते हैं, हमारे बंदे पाकिस्तान TTP में काम करते हैं। तो ये जो हम पर्दा लेके घूमते रहते हैं ना कि यहाँ सब अच्छे हैं, भारतीय सब अच्छे हैं, सब एक जैसे हैं, और रिलीजन सेम, नो दे आर नॉट। और ये जो अगर 28 साल 30 साल से बंदा बाहर था, एक फॉरेनर से इसने शादी की, फिर भी अगर इसका दिमाग घूमा, तो उसमें भारत पे आप इल्ज़ाम इसलिए लगाओगे हैदराबाद का है, तो ये आइडियोलॉजी तो भारत में नहीं पैदा हुई ना, इसका एपिसेंटर एशिया में तो पाकिस्तान है। तो पैदा आप जहाँ मर्जी हो, जब आपके तारे वहाँ, इसी बांग्लादेश के अंदर आपको पता होगा अटैक हुआ था एक रेस्टोरेंट के ऊपर, और अटैकर्स जो थे उनको बाद में जाकिर नायक का फैन माना गया। पता चला कि वो जाकिर नायक के वीडियो देख के, तो जाकिर नायक भी तो भारतीय था उस टाइम, अब मलेशिया में बैठा हुआ है। तो ये अच्छी बात है। जो आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल हम सबको ओपनली पूछने पड़ेंगे कि ये जो हम ये मान के चलते हैं कि नहीं 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 2-4 हैं पागल हैं, बाकी सब ठीक हैं, बाकी सब ठीक नहीं है। यहाँ बहुत सारे हैं जो छुपे हुए हैं और समय का इंतजार कर रहे हैं, और जब वो बाहर निकलेंगे तो मेरी बात मानिए, पृथ्वीराज चौहान की ये बात तो सच होने वाली है कि हमारी आर्मी को अंदर ही उलझना पड़ेगा। वो एक सैड सीन होता है किसी भी देश के लिए, लेकिन फिर जैसे आपने कहा एक मोमेंट है, अभी हो गया तो हो गया। अगर हम इस पे सोते रहे, हर दिन जो बढ़ता जा रहा है, और वो गदर मचने की पॉसिबिलिटी बढ़ आई जाएगी। होप कि इस पे पुलिसिंग बेटर हो, क्योंकि आर्मी, जैसे आपने खुद ही बोला, या बहुत कि बिल्कुल अगर बढ़िया हम आर्मी से ना, तो वो आर्मी के अंदर भी कई बारी देखो इट्स ह्यूमन। आपने देखा होगा, जो आप खुद ही कह रहे हैं कि अगर आर्मी सिविलियन अफेयर्स में करप्शन के रिस्क, पावर अब्यूज के रिस्क, वो और वो मतलब आई होप दे स्पेंड मोर मनी ऑन मोर रिसोर्सेज ऑन पुलिसिंग एंड इम्प्रूविंग द पुलिसिंग than ever army needing to step into these affairs. पुलिस रिफॉर्म्स की कब से हम लोग, बनी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, आपको पता केस पेंडिंग है। और अग्निवीर जो आ रहा है, ये एक वही कदम है कि आपके आर्मी के बाहर आपके पास एक ट्रेंड मैन पावर अवेलेबल है, लेकिन फिर आप उसको एब्जॉर्ब करो ना। यूपी करता है, यूपी ने बोला है, बीजेपी रूल स्टेट्स में हो रहा है। तो ये बड़े का होलिस्टिक सा जो टैकल करने का, वही जैसे आप भी कह रहे हो और मैं भी यही मानता हूँ कि फौज को इसके बाहर ही रखा जाए तो बहुत अच्छा है। बट अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि आग लग गई अंदर, तो फिर स्टेप इन करना पड़ेगा। इमरजेंसी कुछ में भी तो है, इमरजेंसी में तो ऑल हैंड्स आर ऑन बोर्ड जैसे बोलते हैं। इमरजेंसी में एब्सोल्युटली, इसे होल ऑफ ए नेशन अप्रोच, कुछ कर नहीं सकते। आपको इस 2 साल बहुत क्रूशियल है, आने वाले 2 साल आप देखेंगे हमारा फ्यूचर इन 2 सालों पे निर्धारित होगा। अगर हमने एक्शन ले लिया, चाहे वो बांग्लादेश का कॉरिडोर्स है, चाहे हमारे अंदर का काम है, चाहे पाकिस्तान का तोड़ना है, ये अगर एक्शन हमने इंटरनेशनल प्रेशर को संभाल के ले लिया, जो कि लग रहा है कि अब हम इंटरनेशनल प्रेशर के हमको ज़्यादा केयर नहीं करते आजकल, ये डिफाइन करेंगे हमारे 2047 तक की जर्नी। अगर नहीं कर पाए, हमने मौका कर दिया, तो जैसे आप कह रहे थे कि एक बार मौका निकल जाए हाथ से, 71 का निकला हुआ मौका आज दोबारा आया है, 50 साल लग गए, आज निकलेगा तो कब आएगा किसी को नहीं पता। 2075 में बेसिकली हमें अगर फैक्चुअली ना भी अखंड भारत करो आप, आपको अखंड भारत व्यू चाहिए कि ये पूरा जो रीजन है, जैसे मॉनरो डॉक्ट्रिन आई थी कि पूरा साउथ अमेरिका इज अमेरिकन जोन ऑफ इन्फ्लुएंस, हमें एक अखंड भारत जोन ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर अपने राष्ट्र के लिए जो जो सुरक्षा है, जिच इंक्लूड्स चिकन नेक को ब्रॉड करना, उसको छाती बनाना, वो सब मुझे लगता है हमारा व्यू होना पड़ेगा कि अखंड भारत स्ट्रैटेजी है। बेशक हमें टेरिटरी नहीं अब्सॉर्ब करनी, पर हमारी स्ट्रैटेजिकली हम अखंड भारत है। ये बिल्कुल, मैं आपसे तो अभी रिसेंटली टच पे आया ना, मेरा शुरू से ये मानना है, मैं बहुत जगह बोलता हूँ कि हम ना तो टेरिटरी लेना चाहते हैं, ना हमें लेने की जरूरत है। क्यों अपने लिए मुसीबत और बढ़ाएं, जो है उसी को डेवलप करें। आइडियोलॉजिकल हम सारे अलाइन होने चाहिए, और आइडियोलॉजी हम ये नहीं कहते कि सारे हिंदू बन जाए, हम ये कहते हैं कि आप पीस की बात करो,
आराम से रहो। देखो यही अरब में जो मुस्लिम है, जो ओरिजिनल मुस्लिम है, वो इतना उग्रवादी क्यों नहीं है? वहां गाय क्यों नहीं कटती? यहाँ हर चीज एक डिजाइन के थ्रू की गई है। जो चीजें हमें हर्ट करती हैं वो हमारी फेस पे डाली जाती हैं। तो इसको कोई कह रहा था जी ये आइडियोलॉजी कभी नहीं मरती, मैं मानता हूँ। फिर मैंने कहा देखो कंप्यूटर के अंदर रोम और रैम होता है, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर आप उसकी पावर ऑफ कर दो ना तो उसकी जो रैंडम वाली वो जो टेम्परेरी साफ हो जाती है। तो मैंने कहा जब पाकिस्तान टूटेगा, जिसमें हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, तो यहाँ जो बैठे हुए गुर्गे जो वहां की मुंह उधर को करके एनर्जी इंस्पायर होते हैं, वो एक कनेक्ट टूटेगा। तो ये 2-3 चीजें बहुत इकट्ठी होनी बहुत जरूरी है। पाकिस्तान का कुछ होना, बांग्लादेश का होना, और हमारा अफगानियों के साथ जो अच्छा रिलेशन बन रहा है उसके खिलाफ यहाँ पे चल पड़ा। पहले पाकिस्तान से आवाजें चल रही थी, अभी हमारे अंदर वाले भी बड़े यूट्यूबर शुरू हो गए कि ये अफगानिस्तान खतरा हमारे लिए। यार कोई भी किसी के लिए खतरा नहीं होता। अगर आप वीक हो तो आपके लिए सब खतरा है। अगर आप खुद स्ट्रांग हो, क्या कर लिया अमेरिका, क्या कर लेगा? यही अमेरिका हमें 90-91 में 71 में हमारी इंदिरा गांधी जी को गेट के ऊपर व्हाइट हाउस में 15 मिनट खड़ा किया था उसने, निक्सन ने, बेइज्जत करने के लिए। और आज वही अमेरिका की ट्वीट करने की हिम्मत नहीं हो रही, जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हाँ ट्रंप से बात हुई थी। ट्रंप की हिम्मत नहीं पड़ी आगे बोलने के लिए, क्या हुई नहीं तो कैसे चिल्लाता है। हर बात में बोलता है। बिल्कुल, जब हम स्ट्रांग हैं और हमारे अंदर का घर इन ऑर्डर है, फिर हमसे इतने बड़े देश से कोई पंगा ले तो फिर हम देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ये टाइम पे, क्योंकि आपने अंदर की बात करी ना, मैं यही आर्गुमेंट जो आप दे रहे हैं, जैसे अजब मैंने बहुत जगह गया, 370 सिर्फ एक लीगल स्ट्रक्चर नहीं था, 370 इस बात की अथॉरिटी था कि एक सेपरेट लैंड भारत के अंदर जिसपे सेपरेट लॉ चलेगा, वो कल्पना की जा सकती। तो 370 है तो 370 भी एक्सपैंड किया जा सकता है जी। या तो जो कॉन्सेप्चुअल चीजें करके गए हैं ना, ये वो कॉन्सेप्चुअल चीजें बहुत सारी स्ट्रगल्स को अलाइव रखती हैं। वो थैंकफुली आपको कॉन्सेप्ट्स को खत्म करना है कि भैया भारत के अंदर सेपरेट लॉ नहीं चलेगा, पीरियड, एंड ऑफ द स्टोरी। वो क्लैरिटी मेरे ख्याल से तो आ गई है जनता में, और आपने बहुत काम किया उसमें एजुकेट करने के लिए लोगों को। आई थिंक वी आर गोइंग दैट वे इन द राइट डायरेक्शन। आप देखिए एजुकेशन सिलेबस पूरे इंडिया में भी यूनिफॉर्म होने वाला है। एजुकेशन पॉलिसी ने कहा आप अपना सिलेबस जिस मर्जी लैंग्वेज में पढ़िए, अपनी लैंग्वेज में पढ़िए, लोकल है, लेकिन अब करिकुलम सेंटर डिसाइड करेगा। पूरे भारत में एक ही हिस्ट्री बुक पढ़ी जाएगी, चाहे उसे कन्नड़ा में पढ़ो, चाहे उसको आप उर्दू में पढ़ो। पहले क्या था, हर स्टेट में अपना ही चल रहा है। कर्नाटका में ये लोग पढ़ा रहे थे सिंगापुर की हिस्ट्री के चैप्टर में। भाई अपने बच्चों को अपनी तो पढ़ा लो पहले, है ना। तो अभी ये जो आपने स्टेप कहा, ये बहुत जरूरी है कि आपने जो अंदर का जो सेट करना है ना, एक ही सोच, वो जो एजुकेशन बड़ा उसमें रोल प्ले करती है। तो उसमें भी अभी देखो, अभी आजकल में आप सुनोगे कि एक वन नेशन वन सिलेबस, और यही तरीका है जो वन नेशन वन इलेक्शन, वो एक रिफॉर्म है जो अलग पेंडिंग है। बट ये जो हमने खुल छूट दे रखी है ना, कि अब जो आप बच्चों की अगर थिंकिंग और उनकी परसेप्शन ऑफ हिस्ट्री अलाइन नहीं करोगे ना एक तरफ, तो कभी सोच ही नहीं पाएंगे, ओरिजिनल नहीं सोच पाएंगे। तो वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप है जो होने जा रहा है। तो मैं कह रहा हूँ 2 साल हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। ये सर ग्राउंड वर्क हो गया इसी 2 साल में, क्योंकि हिस्ट्री क्या जो हमें क्या पढ़ाता था, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, उसमें डाइवर्सिटी से डिफरेंसेस ला रहे थे, डिफरेंसेस से सेपरेटिज्म ला रहे थे। ठीक है, डाइवर्सिटी इज वेरी गुड, डाइवर्सिटी शुड बी देयर, लैंग्वेजेस में जितनी डाइवर्सिटी हो अच्छी बात है, बट लैंग्वेज इज जस्ट कम्युनिकेशन। बट कम्युनिकेट क्या कर रहे हो, सिलेबस वो तो कॉमन होना चाहिए ना, कि भारत बिल्कुल आप जिस मर्जी लैंग्वेज में कीजिए। और आजकल टेक्नोलॉजी ने लैंग्वेज बैरियर को खत्म कर दिया है, इंस्टेंट ट्रांसलेशन आती है सर, कौन सी मूवी में इंस्टेंट ट्रांसलेशन नहीं है। सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स वन लैंग्वेज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, कि आपको सेम कंटेंट है, आपको हर भाषा में मिल जाएगा और बहुत चीप मिलेगा। कि जैसे अब हम यूट्यूब कर रहे हैं, आई एम नॉट वेरी सरप्राइज, 2 साल बाद सर, 1.5 साल बाद हमारा यही कंटेंट फ्लॉलेसली इंग्लिश में जा पाएगा, तमिल में जा पाएगा, जिस भाषा में बोले ऑलरेडी हो रहा है। आप ऑटो डब ऑप्शन ऑन करके वीडियो देखिए, आपको यही वीडियो इंग्लिश में नजर आएगा, हम दोनों का लाइव। हाँ, वो सिर्फ इंग्लिश में हो गया, बाकी लैंग्वेजेस में बोल रहा हूँ बहुत तेजी से बढ़ेगा। और ये डिफरेंसेस, और एआई तो इतना तेज इसको इंप्रूव करेगा दैट आई बिलीव वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। तभी ये 2 साल इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सर फॉर योर टाइम एंड डिस्कसिंग ऑल दिस। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। यूथ के ऊपर हमने तो अपना टाइम काट लिया, सीधी सी बात है। आप लोग हो जो फ्लैग बेरर हो,
Sir, no flag bearer. It is always so nice to hear from you all these different perspectives कि किस तरह challenges आ रहे हैं, और एक continuity of past from 71 to now और 47 to now, ये continuity of understanding the problem, जो उसकी डेप्थ है, वो बहुत जरूरी है सर, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि चेंज कम्स जब जनता बोलेगी कि ये रिएक्शन, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में जनता का रिएक्शन था सर कि कम हुआ, सो दैट people have to be ready before governments become ready, I believe sometimes, sir. Absolutely, I agree. Thank you, sir. Thank you. Mahadev bless you. Thank you. Jai Hind. Jai Hind, sir.